4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड में न सूरज था, न पृथ्वी, न चांद। सिर्फ एक अनंत अंधेरा और एक विशाल घूमता हुआ बादल, गैस और धूल का बादल। फिर अचानक गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू चलाया। वो बादल सिकुड़ने लगा, केंद्र में आग जल उठी और जन्म हुआ हमारे सूर्य का। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। सूर्य के चारों ओर बचे हुए मलबे से एक छोटी सी लावा की गेंद बनी, जो धीरे धीरे बन गई हमारी पृथ्वी। नमस्कार दोस्तों, आज हम उसी अद्भुत और खतरनाक सफर की बात करेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का खास और इकलौता ग्रह, जिसका गहना है जीवन, जल, थल और आकाश। पृथ्वी के कोने कोने में जीवन थिरक रहा है। कहीं पर गहरे समुद्र है, तो कहीं पर धूल से भरे रेगिस्तान, तो कहीं पर आकाश को छूती हुई पर्वतमालाएं। बड़ा ही अनोखा है हमारा यह ग्रह। लेकिन जितना अनोखा यह ग्रह है, उतनी ही अनोखी वह घटनाएं भी थी, जिनकी बदौलत आज पृथ्वी ने यह रूप धारण किया। अगर हम पृथ्वी के अतीत में झांक कर देखें, तो हमें दिखाई देंगी वो घटनाएं जो कि महाप्रलयकारी थी, जिन्होंने पृथ्वी को निर्मित किया। अगर अतीत में वह चमत्कारी घटनाएं ना घटती, तो आज न हमारा सूर्य होता, ना पृथ्वी होती और ना ही जीवन का कोई अस्तित्व होता। पृथ्वी का अतीत रोमांच से भरा हुआ है। कैसे हमारे इस ग्रह का निर्माण हुआ, वो कौन सी चमत्कारी घटनाएं थी जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज से 460 करोड़ साल पहले अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो, वो एक नेबुला की है। नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है, जो कि गैस, डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यह कोई आम क्लाउड नहीं, बल्कि यह घर है तारों का, जो कि हजारों प्रकाश वर्ष में फैला होता है। आज हमारे ग्रह पृथ्वी पे आप और आपके आसपास दिखाई देने वाली हर एक भौतिक चीज आज से अरबों सालों पहले इसी तरह के एक बहुत बड़े बादल में गैस और धूल के रूप में मौजूद थी। आगे चलकर इन गैस और धूल के बादलों से हमारा सूर्य, प्लानेट, एस्टेरॉयड्स, धरती और उस पर थिरकता हुआ जीवन, यह सब बनने वाले हैं। इस क्लाउड में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई है, जो इन गैस और धूल के बादलों को हमारी आज की दुनिया में बदल देगी। और इस अदृश्य शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। वही ग्रेविटी जिसकी वजह से सेब धरती पर गिरता है, वही ग्रेविटी जो हमें धरती से बांधे रखती है। इसी ग्रेविटी ने हमारी दुनिया का निर्माण किया। आप यह बोल सकते हो कि अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया कभी बनती ही नहीं। ग्रेविटी की वजह से गैस और धूल से बना यह नेबुला सिकुड़ने लगा, और यह प्रोसेस अगले 1 करोड़ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसी दौरान एक अद्भुत घटना घटती है। इस क्लाउड से बहुत दूर मौजूद एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिसकी वेव ने इस क्लाउड में एक हलचल पैदा कर दी। यह क्लाउड उन वेव्स की वजह से रोटेट करने लगता है। समय के साथ जैसे जैसे ग्रेविटी की वजह से यह क्लाउड सिकुड़ रहा था, वैसे वैसे इस क्लाउड की रोटेशनल स्पीड और तेज होती जा रही थी। तेज रोटेशनल स्पीड की वजह से इस क्लाउड ने एक बहुत बड़ी डिस्क की शेप ले ली। इस डिस्क को प्रोटोप्लानेट डिस्क बोला जाता है। ग्रेविटी की वजह से इस डिस्क में मौजूद ज्यादातर मैटर इसके सेंटर की ओर दबता जा रहा था, जिससे इस डिस्क के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों सालों की प्रेशर के बाद इस डिस्क के सेंटर में एक तारे का जन्म होता है, जिसे हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य के बनने के बाद यह डिस्क अभी बहुत तेजी से सूर्य के चारों ओर घूम रही थी। हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सिर्फ गैस और धूल के रूप में ही चक्कर लगा रहे थे। धीरे धीरे यह धूल के कण आपस में जुड़ने लगे, और अगले लाखों सालों तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। और यह धूल आपस में जुड़कर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में बदलने लगी। जैसे जैसे यह ऑब्जेक्ट्स बड़े होते जा रहे थे, वैसे वैसे इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे यह आकाशीय पिंड और तेजी से डिस्क में मौजूद गैस और धूल को अपने अंदर खींचते जा रहे थे। आप यह बोल सकते हैं कि यह पिंड एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही गैस और धूल को अपने अंदर खींचते जा रहे थे। यह पिंड धीरे धीरे ग्रहों का रूप लेते जा रहे थे, और करीब 30 लाख साल लगे इस प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क से प्लेनेट बनने में। लेकिन अभी भी यह प्लेनेट बहुत छोटे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआत में हमारे सौरमंडल में करीब 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ था। इन्हें वैज्ञानिक प्रोटोप्लैनेट्स बोलते हैं।
लेकिन अब हमारा सौरमंडल एक भयानक रूप लेने वाला था। सौरमंडल के शुरुआती दौर में जितने भी प्रोटो प्लैनेट्स बने थे वो सभी सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहे थे और उन सभी प्रोटो प्लैनेट का ऑर्बिट अनस्टेबल था। इस वजह से ये प्रोटो प्लैनेट्स आपस में टकराने लगते हैं। आपस में टकराने की वजह से इन प्लैनेट का साइज बहुत बड़ा होता जा रहा था और समय के साथ आपस में टकरा टकरा कर अब सौरमंडल में सिर्फ गिने चुने ही प्लैनेट बचे थे। अभी तक पृथ्वी से कई प्रोटो प्लैनेट टकराए। इन टकराव की वजह से इतनी हीट पैदा हुई कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से धधकते हुए एक लावे की गेंद बन चुकी थी। लेकिन अब पृथ्वी पर एक और भयानक घटना घटने वाली थी। तकरीबन मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को ज्वाइंट इंपैक्ट नाम दिया। यह टकराव इतना भीषण था कि जैसे ही यह प्लैनेट पृथ्वी से टकराया तो भारी मात्रा में पृथ्वी का पिघला हुआ लावा अंतरिक्ष में छिटक गया और पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग के रूप में फैल गया और समय के साथ वो रिंग एक ऑब्जेक्ट में बदलने लगी जिसे आज हम चंद्रमा बोलते हैं। एक थ्योरी यह कहती है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब साथ ही साथ पृथ्वी के ऑर्बिट में चंद्रमा का भी निर्माण हो गया। लेकिन जब साल 1969 में इंसान पहली बार चांद पर गए तब अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स चांद की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। जब चांद से लाई गई उस मिट्टी पर परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की मिट्टी की संरचना भी पृथ्वी की मिट्टी से मेल खाती है, जो यह साबित करती है कि अतीत में चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा रहा होगा। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी की ऊपरी जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी का निकलना कम हो गया और पृथ्वी पर एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ था। जीने के लिए यह पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्मजीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण यह सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गए, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल ग्रह के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक उबलता रहा और यही वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर हिमयुग आया। पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी
और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे। अब वह ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इसी बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। वहां जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल्स विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड रेन कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोर्स नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। यह वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी का ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से यह हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजन वाला उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। उल्कापिंड के गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नरक हो चुकी थी। डायनासोर आग, घुटन और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल प्रलय से बच गए और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही यह छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी थी।
जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी बानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में यह बानर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। समय के साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम अब धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज की जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। वास्तव में अतीत में पृथ्वी पर ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटी जिनकी बदौलत आज हम इस धरा पर सांस ले पा रहे हैं। जिस तरह से पृथ्वी ने धूल और गैस के बादलों से निर्मित होकर समय के साथ इवाल्व होते हुए आज की शक्ल ली, उसी तरह पृथ्वी पर मौजूद जीवन भी सिंगल सेल से इवाल्व होते हुए एक जटिल रूप धारण करता गया। जीवन का इवोल्यूशन पृथ्वी पर अलग अलग शाखाओं में इस प्रकार इवाल्व हुआ कि भिन्न भिन्न प्रजातियों ने पृथ्वी को जीवन से सजो दिया और आज हम इंसान भी पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों प्रजातियों में से एक है। हम इंसानों का इवोल्यूशन भी एक चमत्कारी घटना है। कैसे हम इंसान सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए आज के इंसान बने। मगर हमने इन 100 सालों में पृथ्वी को जितना गंदा और तबाह किया उतना किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर विशाल परिवर्तन होने वाला है। डायनासोर के जीवन काल के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।